हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज की स्टूडियो हम स्टडी करने वाले हैं अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण क्या होता है? जैसे अम्ल का भौतिक गुण तो टेस्ट में खट्टा होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्षारक का भी कुछ गुण है। देखिए धातु की अभिक्रिया, अम्ल और क्षारक के साथ धातु कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए अम्ल के साथ और यहाँ क्षारक के साथ। तो देखिए अम्ल जो है सो धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें, यहाँ पे HCl है। HCl जब रिएक्ट करेगा जिंक से, तो पता है आपको कि जिंक क्या है? धातु है। तो यहाँ पे जिंक जो है सो क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा तो जिंक क्लोराइड बनाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन है सो अलग हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा। उसी तरह से क्षारक व धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनाएगा, सेम सेम। तो यहाँ देखिए अगर यहाँ पे कोई जिंक है जो कि धातु है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेगा और सोडियम जिंकेट बना देगा और प्लस यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से निकल जाएगा और हाइड्रोजन गैस बना देगा। धातु का अभिक्रिया क्षार के साथ ज्यादा नहीं होता है, ये आपका स्पेशल केस है। अगला टॉपिक है हमारा पॉप टेस्ट। देखिए पॉप टेस्ट क्या होता है? हाइड्रोजन गैस से निहित प्रकनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए इस बात को अच्छे समझते हैं। अगर कोई रिएक्शन होती है और रिएक्शन के दौरान आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है तो वहां पर अगर जलती हुई मोमबत्ती को आप रखोगे तो वहां पे एक पॉप साउंड यानी पट पट का साउंड सुनाई देगा और वो पॉप पॉप का साउंड क्या होता है? आपका हाइड्रोजन गैस का फटना होता है। ठीक है, वो जलता है तो पॉप पॉप साउंड के साथ बजता है, तो वही है आपका पॉप टेस्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। तो क्या होता है? देखिए ये अम्ल के साथ कैसे करेगा और क्षारक के साथ। तो देखिए क्षारक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है, यहाँ पे क्लियर लिख दिया है, तो इसके बारे में ज्यादा दिमाग हम लोग को लगाना भी नहीं है। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ठीक है, देखिए अम्ल की जगह पे HCl ले लिए, धातु कार्बोनेट Na2CO3। देखिए CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। उसके बाद ये क्या बनाएगा? NaCl यानी कि लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाएगा? जल यानी कि H2O। उसके बाद अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा। तो देखिए अम्ल की जगह पे हम HCl लिए और धातु बाइकार्बोनेट की जगह पे NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम है। ठीक है, या सोडियम है तो धातु है और बाइकार्बोनेट यानी HCO3, तो इसके साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाएगा? लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा। ये दोनों रिएक्शन सेम होंगे, बस यहाँ बैलेंसिंग का प्रॉब्लम आ जाता है तो उसे आपको बैलेंस करना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे एक टॉपिक है चूने के पानी का टेस्ट। अब चूने के पानी को टेस्ट कैसे करेंगे? उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। देखिए यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, अगर हम इसे उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं तो दूधिया हो जाता है। दूधिया यानी कि दूध का कलर का। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से तो ये क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सफेद अवक्षेप होता है और क्या है? H2O। इसका एक एग्जांपल हमारे घरों में जो सफेदी होती है यानी जो चूने से जो हम लोग आपका पोचाड़ा हो जाता है, वो देखिएगा कि 2 से 3 दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सफेद अवक्षेप बना देता है, पपड़ी टाइप का, और उसके बाद उसमें लाइटिंग आ जाती है यानी वो दूध के कलर का दिखने लगता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर क्या होगा? जब कैल्शियम कार्बोनेट में हम ज्यादा से ज्यादा CO2 डाल देंगे तो क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग किससे? CO2 जो कि ज्यादा है, तो क्या बनेगा? CaHCO3 का होल 2 बनेगा जो कि जल में घुलनशील होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। तो फर्स्ट में हम लोग जान रहे थे कि अम्ल क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण और जल। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसका डेफिनेशन देखिए दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है सो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि बताएं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, जिसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें इसका क्या एग्जांपल है। तो यहाँ देखिए NaOH ये आपका क्षारक है और HCl ये आपका अम्ल है। तो अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो NaCl प्लस H2O बनेगा। ठीक है, ये सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके NaCl बना लेगा और ये हाइड्रोजन जो है सो OH के साथ करके H2O बना लेगा। ठीक है, चलिए कुछ यहाँ पॉइंट दिया हुआ है। क्या है? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक जब रिएक्शन करेगा तो जब अम्ल प्रबल होगा तो अम्लीय लवण तैयार होगा
और क्या बनेगा, जल बनेगा। उसके बाद देखिए दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक रहेगा तो क्षारीय लवण बनेगा और क्या बनेगा, जल। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक जब रहेगा तो उदासीन लवण बनेगा और जल बनेगा। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक रहेगा तो उदासीन लवण और जल बनेगा। तो देखिए ये दोनों में सेम होगा, इसमें जो ज्यादा मात्रा में होगा उसी का लवण बनेगा। अगर अम्ल प्रबल है तो अम्लीय और क्षारक प्रबल है तो क्षारीय लवण बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं? तो देखिए धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल क्या बनेगा, लवण और जल। यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड ये आपका धातु ऑक्साइड है और एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, उदाहरण कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके साथ भी आप रिएक्शन करा सकते हैं। किसको, HCl को, H2SO4 यानी कि एसिड को। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पे अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार क्या बनाएगा, लवण और जल। तो देखिए अधात्विक ऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्षार क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, जल। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वे अम्लीय होते हैं। ठीक है, नेचर में कैसे होंगे, अम्लीय होंगे और विद्युत धारा को फ्लो कराते हैं। ठीक है, अपने से होकर जाने देते हैं। अब जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का क्या होता है? तो पहला पॉइंट दिया हुआ है, जल की उपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न होते हैं। अम्ल जो है वो जल में उपस्थित रहेगा तो क्या मिलेगा, H+ आयन। देखिए H+ आयन को H3O+ आयन भी बोलते हैं, जिसका पूरा नाम है हाइड्रोनियम आयन। देखिए H+ और H2O जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, H3O+। उसके बाद देखिए HCl के साथ H2O रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, H3O+ और Cl-। ठीक है, चलिए इसी का दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है, जल की उपस्थिति में क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्या देगा, OH- आयन। यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जल के साथ रिएक्शन करके क्या दे रहा है, Na+ और OH-। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो जल के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, Mg2+ और OH-। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे देखते हैं, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाने समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। आपको यहाँ समझिए कि एक प्रिकॉशन बता रहा है कि कैसे आपको अम्ल और क्षारक को जल में मिलाना चाहिए। आप हमेशा ज्यादा मात्रा में जल ले ले और उसमें धीरे धीरे ड्रॉपर से धीरे धीरे अम्ल या क्षारक को डाले। देखिए यहाँ पे अम्ल है तो अम्ल में जल को नहीं मिलाना है वरना आग लग जाएगी। ये बर्तन फट सकता है क्योंकि शीशा का रहता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है, यानी उष्मा का उत्पादन होता है। ये अभिक्रिया उष्मा क्षेपी होती है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, आप पहले जल ले लेंगे। देखिए यहाँ पे रॉन्ग पोर्शन दिखाया गया है और यहाँ पे राइट पोर्शन दिखाया गया है। तो पहले आप जल ले लेंगे और जल में धीरे धीरे आप अम्ल को डालेंगे। इससे क्या होगा कि पानी धीरे धीरे डाइल्यूट होते जाएगा, डाइल्यूट एसिड बनते जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है, सांद्र अम्ल में जल को मिलाने पर उत्पन्न हुई उष्मा के कारण मिश्रण असफलित हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो हम बना रहे होंगे, जो क्रियाकलाप कर रहे होंगे वो खराब हो सकता है, बाहर आ जा सकता है तथा आप जल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा आग लग सकती है उसमें। साथ ही क्या हो सकता है, स्थानीय ताप के कारण कांच का बर्तन टूट सकता है, जैसा कि मैं अभी बता रहा था। ठीक है, तो ये सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, जल को अम्ल में डालने से मिश्रण असफलित होकर बाहर आ सकता है। ये छोटा सा पॉइंट दिखा दिया गया है। उसके बाद स्थानीय ताप के कारण जो बर्तन होता है वो टूट सकता है। ये थोड़ा उसका शॉर्ट फॉर्म दे दिया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे उन सारे चीजों को एक ही जगह पर रख दिया गया है। तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, और धात्विक ऑक्साइड के साथ भी लवण और जल ही देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए धातु बाइकार्बोनेट के साथ लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देगा। यहाँ पे क्या है, क्षारक के साथ क्या देगा, लवण और जल देगा। उसके बाद देखिए धातु कार्बोनेट के साथ क्या देगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो ये अम्ल की अभिक्रिया की बात हो गई। उसके बाद देखिए क्षारक की अभिक्रियाएं, ये धातु के साथ लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। ये अधात्विक ऑक्साइड के साथ भी लवण और जल देगी। धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगी। अम्ल के साथ लवण और जल,
धातु कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगी। तो आपने देखा कि ये छोटे से चार्ट में सारा डिटेल्स दे दिया हुआ है। अब इस चार्ट को नोट कॉपी में अच्छे से सजा के लिख लोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें हमारे इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।